हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू इशिका एडुकेट्स। आज के वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 1, द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन जो है ये इसके राइटर हमारे जो ऑथर हैं अल्फोंस डॉवेट, आप इसको प्रोनाउंस में भी कुछ और करते हो। ये एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट हैं, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है। लास्ट लेसन जो है हमारा जो चैप्टर लास्ट लेसन है, अब देखो आप सोच रहे हो कि चैप्टर नंबर 1 और लास्ट लेसन है ना, तो ये जो है ये चैप्टर उस टाइम का है 1971 के टाइम का है, जब हमारा फ्रैंको प्रशियन वॉर हो रहा था, जब हमारे फ्रांस और प्रशिया के बीच में वॉर हो रहा था और फ्रांस हार गया था यहाँ प्रशिया से, बिस्मार्क से। फाइन, प्रशिया उस टाइम पर जो था आज की जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के पार्ट से मतलब बना था। और इस स्टोरी में 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एल्सेस और लोरेन, जिनको प्रशियन सोल्जर्स के हाथ में सौंप दिया गया है क्योंकि वो वॉर हार गए। तो वॉर हारे तो उन्होंने अपनी 2 डिस्ट्रिक्ट्स एल्सेस और लोरेन प्रशियंस को दे दी। ठीक है, उसके बाद हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। I started for school very late in the morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles. मतलब I यहाँ पर कौन है? फ्रांस। फ्रांस स्कूल के लिए बहुत लेट हो गया था उस मॉर्निंग और वो एक बहुत डर में था। ड्रेड मतलब फियर। किस चीज का डर? डांट खाने का, स्कोल्ड होने का। स्पेशली इसलिए क्योंकि एम हैमिल कौन है? एम हैमिल टीचर हैं, फ्रांस के टीचर हैं एम हैमिल। उन्होंने इनको होमवर्क दिया था पार्टिसिपल्स का। अब जैसे ये फ्रेंच लोग हैं तो ये फ्रेंच के जैसे इंग्लिश में पार्टिसिपल्स होते हैं वैसे फ्रेंच में भी पार्टिसिपल्स होते हैं। तो उन्होंने इनको होमवर्क दिया था पार्टिसिपल्स का और ये आज इनको क्वेश्चन करने वाले थे पार्टिसिपल्स पे। बट क्या था? आई डेंट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। फर्स्ट वर्ड अबाउट देम मतलब मुझे तो उनके बारे में एक शब्द भी नहीं आता था। फ्रांस यहाँ कहता है कि मैं ऑलरेडी लेट हो रहा हूँ, डर मुझे वैसे ही लग रहा है और मेरे को आज के पार्टिसिपल्स के टेस्ट के बारे में कुछ नहीं आता। एक मोमेंट के लिए फ्रांस ने सोचा कि मैं भाग जाता हूँ और सारा दिन जो है बाहर बिताता हूँ, क्योंकि वहां पर बहुत वार्म और ब्राइट वेदर हो रहा था। वेदर यूजुअली वहां पर ठंडा रहता है, तो उस दिन थोड़ा कोजी सा था और बर्ड्स जो थी वहां पर चर्प कर रही थी। दे वर चर्पिंग एट द एज ऑफ वुड्स, मतलब फॉरेस्ट की एज पर वो लोग बैठ के चर्प कर रही थी बर्ड्स। और ओपन फील्ड में सॉमिल था। सॉमिल के बैक साइड पर सॉमिल क्या होता है? एक फैक्ट्री होती है जहां पर वुड की कटिंग होती है। प्रशियन सोल्जर्स जो थे वहां पर ड्रिल कर रहे थे, अपनी ड्रिल्स परफॉर्म कर रहे थे। ड्रिलिंग क्या होता है? दे वर एक्सरसाइजिंग। तो अब यहाँ पर सीन क्या चल रहा है? वेदर बहुत अच्छा है, चिड़िया चहचहा रही है और प्रशियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे हैं। तो ये सब देख के फ्रांस को एक हिसाब से मजा आ रहा है। वो सोच रहा है कि क्यों ना मैं आज स्कूल जाऊं ही ना, मैं आज पूरा का पूरा दिन यहीं पर एंजॉय करता हूँ। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। मतलब ये सब कुछ ज्यादा टेम्पटिंग था, ज्यादा अट्रैक्टिव था फ्रांस के लिए दैन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, क्योंकि वो पढ़ता नहीं था, उसका मन ही नहीं लगता था पढ़ाई में। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल। रेजिस्ट मतलब टू स्टे अवे। अब फ्रांस कहते हैं नहीं, मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ थी कि मैं इन चीजों से दूर रहूं और मैं फटाफट स्कूल को भाग गया। ठीक है। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, आई यहाँ पर फ्रांस है, ध्यान रखना। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। अब टाउन हॉल क्या है? जैसे कम्युनिटी सेंटर्स वगैरह देखे आपने, तो टाउन हॉल समथिंग लाइक दैट है। तो टाउन हॉल के बाहर बहुत क्राउड था। अब ये क्राउड किसके सामने था? बुलेटिन बोर्ड के सामने। ये बुलेटिन बोर्ड जो है, जैसे कहते हैं ना, मनहूस खबरों का अड्डा था। पिछले 2 साल से जब से इनका वॉर चल रहा था, इन्होंने कौन से वॉर जीते, कौन से वॉर ये हारे,
ड्राफ्ट, ऑर्डर, सब कुछ जो है इसी बुलेटिन बोर्ड के थ्रू इन्हें पता लगता था। तो फ्रांस ने मतलब सारी बुरी खबरों का जो श्रेय है वो यही इसी बुलेटिन बोर्ड को जाता है। तो फ्रांस ने अपने आप से सोचा कि बिना रुके चल रहा है, वो भाग रहा है और बिना रुके वो अपने आप को सोच रहा है कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या क्या बात हो सकती है अब। तो देन एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, क्योंकि फ्रांस ऑलरेडी लेट हो रहा था, तो वहां पर ब्लैक स्मिथ वॉचर, ब्लैक स्मिथ मतलब लुहार और वॉचर उसका नेम में भी मतलब कास्ट या नेम जो भी, तो वॉचर वहां पर जो है, लोहार जो है वो वॉशर, वो वहां पर थे और उन्होंने विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। उन्होंने क्या कहा कि भाई इतनी जल्दी जल्दी मत भाग कर जा, कोई बात नहीं, तू अपने स्कूल टाइम से पहुंच ही जाएगा। तो मतलब अभी स्कूल पहुंचने में बहुत टाइम है। तो फ्रांस को लगता है कि क्या यार ये तो मेरा मजाक उड़ा रहा है, तो उसने सोचा कि ही वॉज लिटिल मेकिंग फन ऑफ मी, तो वो जो है वो फटाफट भाग के अपने एम हैमिल कौन थे, टीचर, उनके लिटिल गार्डन में पहुंच गया, क्योंकि वो भाग के जा रहा था तो उसे सांस चढ़ गया। ठीक है, यूजुअली जब स्कूल ओपन होता था, स्टार्ट होता था, देयर वॉज ग्रेट बसल, बहुत ह्यूज नॉइस थी। देखो ना, हम भी जब स्कूल जाते हैं तो अच्छी खासी शोर शराबा होता है ना। अब क्या डिफरेंस था, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि क्या डिफरेंस था एक नॉर्मल डे में और उस दिन में। जब स्कूल शुरू होता था यूजुअली वहां पर ग्रेट बसल रहती थी, ह्यूज नॉइस रहती थी, जो कि इवन सड़क पे खड़े होके स्ट्रीट में भी सुन जाती थी। ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ डेस्क्स, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. इसका क्या मतलब है? मतलब यूजुअल दिन में बहुत शोर शराबा होता था, ग्रेट बसल, जीरो लेक्चर में सबको पता है कितना शोर शराबा होता है, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क बार बार खुलने बंद होने, मतलब छोटे बच्चों को लेसन्स जैसे टीचर रिपीट करवाती थी एक साथ, यूनिसन मतलब एक ही टाइम पर एक साथ, बहुत लाउड, और मतलब जैसे बच्चे अपने कान बंद कर लेते हैं ना, अपने हाथों से अपने कान बंद करके और जोर जोर से बोलते हैं, वो वाला सीन। तो यूजुअल डे पे तो ऐसा होता था। एंड टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, रैपिंग मतलब स्ट्राइकिंग, टीचर का जो रूलर वो ऐसे ठक 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 टेबल पर जब बजाते हैं वो, तो यूजुअल डे पर ऐसा होता था। बट नाउ इट वॉज सो स्टिल, अब ये यहाँ तक का यूजुअल डे का था, अब इसके बाद आज का दिन बहुत स्टिल था, मतलब कोई शोर शराबा कुछ नहीं। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, मतलब ये यहाँ पर कह रहा है कि मैं तो ये सोच के आया था कि इतना शोर होगा, इतनी कंफ्यूजन होगी, मैं तो फटाफट से जाकर अपनी सीट पर बैठ जाऊंगा बिना किसी को दिखे। बट ऑफ कोर्स उस दिन जो था सब कुछ इतना क्वाइट था, सच एज संडे मॉर्निंग। क्यों? क्योंकि संडे मॉर्निंग को तो कोई स्कूल नहीं जाता था, तो तभी इतनी शांति होती थी, उसके अलावा तो कभी नहीं होती थी। तो आज क्या था, इस इतनी शांति थी। अब विंडो से क्या किया फ्रांस ने, अपनी विंडो से देखा, इसने अपने क्लासमेट्स देखे, सब लोग ऑलरेडी अपनी अपनी जगह पर थे। एम हैमिल जो थे वो भी थे वहां, वो मतलब अप डाउन वॉक कर रहे थे अपने आयरन रूलर को अपने आर्म में लिए। तो इसने देखा कि भाई ये क्या बात है, आज आगे तो इतना शोर होता है, सब कुछ होता है, आज सब कुछ इतना शांत शांत कैसे है। तो क्या हुआ, अब इसने फाइनली, अभी स्कूल तो पहुंच ही गया था, अब इसने डोर खोला और सबके सामने जाकर के अंदर जाकर अपनी मतलब इसने दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के सबके सामने ये अंदर चला गया। अब यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, मतलब ब्लश्ड मतलब ब्लश करना, मतलब फेस रेड हो जाना। तो फ्रांस कह रहा है आप लोग तो समझ भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मैं कैसे, मेरा मुंह कैसे लाल हो गया था टमाटर की तरह, और मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड,
M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you." मतलब हुआ कुछ भी नहीं. एम हैमल से डर रहा था फ्रांस कि यार मैं जाऊंगा, टीचर डांट पड़ेगी, ये वो. बट आज के दिन क्या हुआ? आज कुछ भी नहीं हुआ. आज एम हैमल ने कुछ भी नहीं कहा उसको. तो उसने कुछ भी नहीं, मतलब उसको लगा था कि मुझे डांट पड़ेगी, ये वो, कुछ भी नहीं हुआ. आज एम हैमल ने उसको आराम से काइंडली कहा, फटाफट से जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ लिटिल फ्रांस, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे. I jumped over the bench and sat down at my desk. अब इससे पहले फ्रांस खड़ा ही था, यहाँ से फ्रांस बैठ गया. वो फटाफट से जाकर अपनी बेंच पर बैठा, अपनी डेस्क पर बैठा. और not till then, when I had got little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. मतलब वो कह रहा है कि मैं तो अभी अपने डर से बाहर ही नहीं आया था और मैंने देखा कि हमारे जो टीचर हैं एम हैमल, उन्होंने एक अपना ब्यूटीफुल सा ग्रीन कोट, सुंदर सा ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड. मतलब अब ये यहाँ पर देखो, ये इनके डिस्क्रिप्शन है इनके क्लोथ्स की. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कई बार. डिस्क्राइब एम हैमल्स क्लोथ्स ऑन द लास्ट लेसन. तो उन्होंने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना था, फ्रिल्ड शर्ट पहनी थी और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहनी थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज. मतलब देखो, इतनी स्पेशल थे ये कपड़े इनके लिए कि ये कभी भी इनको पहनते ही नहीं थे. यूजुअल डे में तो सोच भी नहीं सकते थे. कभी अगर इंस्पेक्शन होनी हो तो या तो ये तब पहनते थे ये क्लोथ्स, या फिर दूसरा जब प्राइस डेज हो. तो ये आज बहुत अलग लग रहे थे. फ्रांस देख के सोच रहा है यार ये क्या है, आज कुछ ना कुछ तो है. Besides, the whole school seemed so strange and so मतलब serious. But the thing that surprised me the most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. मतलब मैं तो देख के सबसे ज्यादा डर गया कि भाई आज तो वो लोग जो कभी हमने क्लास में देखे नहीं, आज वो लोग भी थे. कौन लोग थे भला? वो लोग जो बेंच बैचेस, मतलब जो बैक बेंचेस हमारी क्लास के हमेशा खाली रहते थे, एम हैमल किसी को नहीं बैठने देते थे, उन बेंचेस पे आज बड़े लोग बैठे थे. जैसे ओल्ड हॉजर, उनकी 3 कॉर्नर्ड हैट पहन के, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर और बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे बूढ़े लोग भी बैठे थे. और सब लोग जो हैं वो सैड दिख रहे थे. सब लोग जो हैं कहीं ना कहीं दुख में थे. ओल्ड हॉजर जो हैं अपनी पुरानी प्राइमर मतलब बेसिक रीडर होती है किसी भी लैंग्वेज की, उसको हम कहते हैं प्राइमर. तो वो अपनी प्राइमर लेकर के साथ में बैठे हुए थे. वाओ, मतलब डर गया. मतलब फ्रांस इन चीजों को देख के डरा भी नहीं, मतलब एस्टॉनिश हो गया. तो ओल्ड हॉजर अपनी ओल्ड प्राइमर के साथ आए हुए थे. मतलब थम्ड एंड सैड, मतलब बहुत जैसे ठेस पहुंची उनको, बहुत उदास थे वो. हॉजर जो हैं वो अपना प्राइमर लाए थे, उदास थे, ये चीज याद रखनी है. उसके बाद he held it open on his knees with great spectacles laying across the pages. मतलब वो अपनी नीज पे रख के अपने चश्मे लगाकर और उनको पढ़ रहे थे. While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me, my children. रुको, यहाँ तक का पहले पढ़ो. जब मैं ये सब सोच ही रहा था, फ्रांस कह रहा है मैं ये सब अभी सोच ही रहा था कि एम हैमिल ने अपनी चेयर हटाई, अपनी चेयर लगाई और सेम उसी ग्रेव और जेंटल टोन में जो उन्होंने मेरे साथ अभी थोड़ी देर पहले इस्तेमाल की थी, ही स्टार्टेड. मतलब ग्रेव का मतलब क्या होता है यहाँ पर? सीरियस. उसी सीरियस सी टोन में, उसी जेंटल सी आवाज में उन्होंने स्टार्ट किया. माय चिल्ड्रन, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine.
द न्यू मास्टर कम्स टुमारो. दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव. अब यहाँ पर क्या मिल गई भाई फ्रांस को? जो बैड न्यूज वो वहां बुलेटिन बोर्ड पर छोड़कर आया, वो बैड न्यूज इसको यहाँ मिल गई. फाइन. ये बैड न्यूज क्या थी? अब एम हैमिल ने इनको बताया कि मेरे बच्चों, आज हमारा लास्ट लेसन है. बर्लिन से ऑर्डर आया है कि जर्मन ही पढ़ाई जाएगी अब सिर्फ एल्सेस और लॉरेन के देशों में, क्योंकि अब इनका फ्रेंच का लास्ट लेसन है. तो मैं चाहता हूं कि तुम लोग बहुत अटेंटिव होकर आज का लेसन अटेंड करो. ओ द wretches, that was what they had put up on the town hall. ओ द wretches, ये सैंपल क्वेश्चन पेपर में भी फ्रेज आया हुआ है. ठीक है. ओ द wretches का मतलब और कुछ नहीं है. ओ द wretches का मतलब है, मतलब वो कह रहे हैं क्या हो गया भाई, ये अनफॉर्चुनेट हैपनिंग कैसे हो गई. मतलब जैसे हम कहते हैं ना ओ शिट, ऐसी ओ द wretches. यही था वो कि जो मैं सोच रहा था कि मैं जो मतलब मैं सोच रहा था, मैं बुलेटिन बोर्ड पे जो छोड़ के आया हूँ, यही है वो तो एकदम डर गया कि भाई ओहो ये क्या हो गया. माई लास्ट फ्रेंच लेसन. वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट. आई मतलब ये अब कौन कह रहा है, ये चीज ध्यान रखना है, ये फ्रांस कह रहा है. माई लास्ट फ्रेंच लेसन. वाई I had hardly knew how to learn. I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding down into the Saar. मतलब वो कह रहा है ओ लास्ट फ्रेंच लेसन. क्यों भाई, मैंने तो अभी हार्डली लिखना ही सीखा है, मैंने तो कभी भी कुछ याद नहीं किया, मेरे को यहाँ रुक जाना चाहिए फिर. इसका मतलब तो ओ हाउ सॉरी आई वॉज, मतलब मैं कितना सॉरी फील कर रहा था कि मैंने अपने लेसन्स नहीं पढ़े. मैं चिड़िया के अंडे देखता था, सार स्लाइड डाउन करता था सार से. सार जो है एक रिवर है जो फ्रांस के थ्रू पास होती है, और बर्लिन जो है वो कैपिटल है प्रशिया की. ठीक है. माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच न्यूसेंस अ व्हाइल अगो, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints, were old friends now that I couldn't give up. मतलब वो कह रहा है मेरी बुक्स जिनको मैं सोचता था क्या ही न्यूसेंस है ये अभी थोड़ी देर पहले तक, जो मुझे इतनी भारी लगती थी उठानी, मेरी ग्रामर, मेरी हिस्ट्री, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे ये मेरे पुराने दोस्त हैं जिन्हें मैं छोड़ना नहीं चाहता. That I couldn't give up. And M. Hamil too. मतलब एम हैमिल टू, सेम एम हैमिल का भी यही हाल है. द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज. मतलब वो जा रहे हैं, ये बात सोचते ही मैं उनको कभी नहीं देख पाऊंगा दोबारा. मैं सब कुछ भूल गया भाई. उनके हाथ का जो स्केल है, उनके हाथ का रूलर है, कितने स्ट्रेंज थे वो, कितने क्रैंकी थे, मैं सब भूल गया. Poor man, it was in honor of the last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. मतलब अभी थोड़ी देर पहले क्या था, फ्रांस सोच रहा था ना यार ये तो ये बहुत रेयर कभी कभी पहनते थे, ऐसा क्या हो गया आज इन्होंने ये कपड़े पहने हैं, अपने संडे क्लोथ्स आज क्यों पहने हैं. संडे क्लोथ्स मतलब जो बहुत स्पेशल ओकेजन्स पे या बेस्ट या न्यूएस्ट क्लोथ्स होते थे. पीछे लिखा था ना कि वो कपड़े वो तभी पहनते थे, कब पहनते थे, जब कोई मतलब इंस्पेक्शन वगैरह कुछ हो. तो अब यहाँ पर समझ में आ रहा है फ्रांस को, ओह पुअर मैन, इट वॉज एन ऑनर फॉर हिज लास्ट लेसन दैट ही हैज पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स. मतलब आज उन्होंने अपने लास्ट लेसन के ऑनर में इन्होंने आज अपने इतने स्पेशल कपड़े पहने हैं. अब मुझे समझ में आ रहा है कि ओल्ड लोग जो हैं पीछे क्यों बैठे हैं, बैक बेंचेस पर आज बूढ़े लोग विलेज से आकर क्यों बैठे हैं. इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर. इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर. मतलब अब ये यहाँ पर कह रहा है
ओहो, अब मुझे समझ में आया। मैं तो देख रहा था पीछे ये फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, ये लोग यहाँ क्यों बैठे हैं भाई। अब समझ में आया, ये लोग भी सॉरी हैं। किस लिए? कि इन्होंने स्कूल अच्छे से नहीं गए। ये इनकी मतलब इनका तरीका था हमारे मास्टर को थैंक करने का, कि उनकी 40 साल की सर्विस के लिए। इसका मतलब एम हैमिल यहाँ पर 40 साल से पढ़ा रहे हैं। एंड फॉर शोइंग देयर रिस्पेक्ट टू द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर, मतलब अपनी कंट्री को रिस्पेक्ट देने के लिए, जो कि अब उनकी नहीं रही। ये है हमारा रीजन बूढ़े लोगों का यहाँ बैठे होने का। While I was thinking of all of this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. मतलब इस टाइम पर फ्रांस कह रहा है कि अब मेरी टर्न आ गई रिसाइट करने की, बट उस टाइम पर मैं ऐसा हो रहा था, मैं सोच रहा था कि भाई मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अच्छे से अपनी पार्टिसिपल्स को, मतलब जो हमारा डरावने से रूल है पार्टिसिपल्स के, मैं उनको बहुत लाउड क्लियर बिना मिस्टेक के बोल दूं। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर। मतलब मैंने तो सोचा था मैं पूरी अच्छे से जो डरावने रूल्स है मैं सब बोल दूंगा लाउड क्लियर एक ही बार में बिना गलती के, बट ही गॉट मिक्सड अप, कंफ्यूज हो गए वो अब कुछ शुरू के शब्द बोलते ही। एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। मतलब अब मैं शर्म से पानी पानी हो गया, मैं अपने डेस्क को पकड़ के खड़ा हूँ, मेरा दिल बहुत तेज तेज धक धक कर रहा है, और मेरी मतलब मजाल नहीं हो रही, हिम्मत नहीं हो रही कि मैं ऊपर उठ के एम हैमिल को देख लूं। आई हर्ड एम हैमिल से टू मी, आई वोंट स्कूल यू little France, you must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time. I'll learn it tomorrow. And now you see where we have come out? Ah, that's the great trouble Will says. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it? You pretend to be Frenchmen, na? And you can neither speak or write your own language. But you are not at the worst. Poor little France, we have all a great deal to reproach ourselves with. Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you in the work on a farm or at the mills so as to have a little more money. And I have been at blame also. Have I not often sent to you to water to my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go out fishing, didn't I just give you a holiday? Then, from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language. अब पहले यहाँ तक का समझते हैं. This is all what M. Hamel is saying. M. Hamel कहते हैं, poor little France, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, तुम्हें अपने आप में खुद से बुरा लगना चाहिए। देखो कैसा है, तुम हर दिन अपने आप को कहते हो आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत टाइम है, मैं कल पढ़ लूंगा। अब देख लो तुम कहाँ हो, कहाँ आ चुके हो, क्या रिजल्ट है। ग्रेट ट्रबल जो हुआ एलसेस, मतलब ये ग्रेट ट्रबल है एलसेस के साथ, बहुत बड़ी दिक्कत है पूरी एलसेस के साथ। प्रोकास्टिनेशन की दिक्कत कि हम बहुत टाइम है कल कर लेंगे, बहुत टाइम है कल कर लेंगे, तुम्हारे साथ नहीं, पूरी की पूरी एलसेस के साथ ये दिक्कत है। She puts up learning till tomorrow. She मतलब यहाँ पर एलसेस, एलसेस मतलब पूरा एलसेस, एलसेस puts up learning till tomorrow कि हम कल कर लेंगे। अब ये लोग जो बाहर हैं, these fellows out there will have the right to say to you, इनके पास राइट है तुम्हें कहने का कि कैसा है भाई। तुम कहते हो ना कि तुम फ्रेंचमैन हो, तुम फ्रेंचमैन हो तो तुम्हें ना तो अपनी फ्रेंच बोलनी आती, ना अपनी फ्रेंच लिखनी आती। You are not at the worst, France. We have all a great deal to reproach ourselves with. मतलब अकेले तुम्हारी गलती नहीं है यहाँ हम सबकी गलती है, ब्लेम दे रहे हैं वो सबको। अब पेरेंट्स और अपने आप पर, कि पेरेंट्स तुम्हारे इतने एंशियस थे ही नहीं कि तुम्हें पढ़ाई करे, तुम लोग पढ़ो इतने एंशियस वो लोग कभी थे ही नहीं।
वो चाहते थे कि तुम फार्म पर जाओ या मिल्स पर जाओ, किस लिए? सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, कि थोड़ा सा और ज्यादा पैसे मिल जाए उन्हें। और मैं कौन सा दूर हूं, मैं क्या करता था? मैंने तुम्हें क्या, जब मैंने तुम्हें अपने फ्लावर्स को पानी देने के लिए नहीं भेजा इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स? क्या जब मुझे फिशिंग जाना होता था तो मैंने क्या तुम्हें छुट्टी नहीं दी? गलती किसकी है? मेरी भी तो है ना। अब उसके बाद then from one thing to another, M. Hamel went on to talk to us of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world. अब यहाँ पर एम हैमिल फ्रेंच के बारे में बात करते हैं, कहते हैं इट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। फ्रेंच मोस्ट ब्यूटिफुल, क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, दैट वी मस्ट गार्ड इट। हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा, हमें इसका अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, इसको गार्ड करना पड़ेगा अपने अंदर, और कभी भी भूलना नहीं है फ्रेंच को। क्योंकि जब लोग एनस्लेव्ड होते हैं, मतलब जब उनको बंदी बना लिया जाता है, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. मतलब जब लोग बंदी बना लिए जाते हैं, जब उनको जेल में कैद कर दिया जाता है, तो एज लॉन्ग एज उन्हें अपनी भाषा पता है, उनको अपनी लैंग्वेज पता है, ये एक की टू प्रिजन का काम करती है। देखो अब यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया? वो लोग जो हैं वो जर्मन है, ये लोग फ्रेंच है। इनको अगर फ्रेंच आती होगी तो ये आपस में क्या ही बात कर लेंगे जो शायद उनको समझ में भी नहीं आएगी। ठीक बात है कि नहीं? तो इसको यहाँ पर की टू देयर प्रिजन कहा गया है। क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई इज फ्रेंच कॉल्ड की टू देयर प्रिजन? उसके बाद देन ही ओपन द ग्रामर एंड रेड अस आवर लेसन। उन्होंने अब ग्रामर खोली, हमें हमारा लेसन पढ़ाया। मैं अमेज था ये देखकर कि मुझे कितने अच्छे से समझ में आया। मतलब जो सब कुछ उन्होंने पढ़ाया, इट सीम्ड सो इजी, मतलब इतना इजी था, सब कुछ इतना इजी था। मैंने सोचा कि मतलब मैं तो इसका मतलब मैंने तो कभी ढंग से सुना ही नहीं, इतने केयरफुली तो मैंने कभी सुना ही नहीं भाई। और जो एम हैमिल हैं, उन्होंने कभी इतने अच्छे से, इतने पेशेंस से सब कुछ पढ़ाया ही नहीं। मतलब ऐसा लग रहा था कि पुअर मैन यहाँ कौन है? एम हैमिल। ही वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। मतलब वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि एम हैमिल सब कुछ हमें दे देना चाहते थे, हमें सब कुछ जो उन्हें आता था, हमें सब कुछ सिखा देना चाहते थे जाने से पहले, कि तुम्हें, मेरे को जितना आता है तुम सब एक ही बार में, वन शॉट में सब सीख लो। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स इन वन स्ट्रोक। मतलब एक ही गो में सब कुछ हमारे दिमाग में डाल देना चाहते थे एम हैमिल। आफ्टर द ग्रामर वी हैड राइटिंग लेसन। मतलब ग्रामर के बाद पहले उन्होंने ग्रामर करी, अब उनका राइटिंग का लेसन था। उस दिन एम हैमिल हमारे लिए न्यू कॉपीज लेकर आए थे, रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड, फ्रांस सेस। जैसे देखो ये अगर कॉपीज हैं तो ऐसे ब्यूटीफुल राउंड हैंड में, राउंड हैंड मतलब ऐसे, इसके बीच में फ्रांस एल्सेस ऐसे करके, तो इतनी सुंदर वो कॉपीज लाए हुए थे, उन पर लिखा था फ्रांस एल्सेस। They looked like little flags floating everywhere in the school room. वो कॉपीज ऐसे लग रही थी जैसे छोटे छोटे फ्लैग्स जो हैं हर जगह हमारे स्कूल के रूम में फ्लोट कर रहे थे। Hung from the rod at the top of our desks. मतलब हमारे डेस्क के ऊपर रॉड से वो टांगे हुए। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. मतलब देखने वाले हालात थे वहां कि सब कैसे अपना काम कर रहे हैं। They were all writing और सब कितना शांत था। सिर्फ जो एक आवाज सुन पा रहे थे वो थी स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स ओवर द पेपर, क्योंकि वो लिख रहे थे तो सिर्फ पेन के चलने की आवाज आ रही थी, उसके अलावा कुछ नहीं। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. एक बार बीच में कुछ बीटल्स आ गई, बट किसी ने उनको बिल्कुल भी अटेंशन ही नहीं दी। Like not even the littlest ones, जो
सबसे छोटे बच्चे भी थे, उन्होंने भी कोई अटेंशन नहीं दी. Who worked right on tracing their fish hooks as if it was French too. मतलब जो छोटे छोटे बच्चे अपने फिश हुक्स, ऐसे फिश हुक्स नहीं होते, तो वो जो छोटे छोटे बच्चे अपने फिश हुक्स ट्रेस कर रहे थे, उन्होंने तक भी मतलब यहाँ पर ध्यान नहीं दिया उन बीटल्स को, जैसे कि वो लोग भी सच में फ्रेंच ही पढ़ रहे हो. उसके बाद On the roof of the pigeons cooed very low. I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? मतलब अब उनकी छत पर जो है, रूफ पर पिजन्स जो हैं वो कू कर रहे थे. कूड, पिजन्स की साउंड क्या होती है? कू करना. तो बहुत लो वो कू कर रहे थे, आवाज नहीं थी तो सुन पा रहा था फ्रांस उनको. अब उसने सोचा खुद से कि will they make them sing in German, even the pigeons? मतलब इन्होंने हमारी भाषा हमसे छीन ली, अब क्या करेंगे ये, इन पिजन्स को भी क्या जर्मन में कू करना सिखाएंगे? ये इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है और एक PYQ भी है, ठीक है. When I looked up from my writing, I saw M. Hamill sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. मतलब अब फ्रांस ने लिखते लिखते थोड़ा ऊपर आंखें करके देखा, एम हैमिल बैठे हुए हैं मोशनलेस, अपनी चेयर पर बैठे हैं. गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, मतलब गेजिंग मतलब लगातार अच्छे से ध्यान से देख रहे हैं, पहले एक चीज पे फिर दूसरी चीज पे. मतलब ऐसा लग रहा था कि वो अपने माइंड में बसा लेना चाहते हैं कि इस रूम में, इस लिटिल स्कूल रूम में हर चीज कैसे दिखती है. फैंसी. For 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. मतलब फैंसी, 40 साल से ये बंदा यहाँ पर सेम प्लेस पर है, इनका गार्डन है इनकी विंडो के बाहर, इनकी क्लास है इनके सामने, जस्ट लाइक दैट, उसी तरह से. बस क्या डिफरेंस है उस टाइम में और आज में? जो डेस्क और बेंचेस हैं वो वॉर्न स्मूथ हो गए हैं, वो थोड़े स्मूथ हो गए हैं, पहले रफ थे. वॉलनट ट्रीज जो है गार्डन की वो थोड़ी बड़ी हो गई हैं. जो हॉप वाइन उन्होंने खुद उगाई थी वो अब ट्विन हो चुकी है रूफ के, मतलब विंडोज तक भी, मतलब वो फैल चुकी है. हॉप वाइन जो उन्होंने लगाई थी वो फैल चुकी है. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल. Poor man to hear his sister moving about in the above room. मतलब अब फ्रांस कह रहा है कि poor man, कितना दिल टूट गया होगा उनका ये सब कुछ छोड़ के जाने के लिए. 40 साल से वो यहीं पर थे. तो अब उन्होंने अपनी सिस्टर को, मतलब to hear out his sister moving about in the room above, packing their trunks for they must leave the country next day. मतलब ऊपर शोर नहीं था, ये चीज आपको पता है. तो ऊपर क्या था, एम हैमिल की सिस्टर ट्रंक्स वगैरह मूव करने की आवाज आ रही थी नीचे बच्चों को, क्योंकि शायद वो अगले दिन अपनी कंट्री छोड़कर जा रहे थे, एल्सेस छोड़कर जा रहे थे. बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट. अब आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री. And then the baby chanted their ba baby boo. अब लिटिल बेबीज जो हैं, छोटे छोटे स्टूडेंट्स हैं, एम हैमिल बहुत करेजियस थे. उन्होंने अपना लास्ट लेसन, हर लेसन दिया टिल वेरी लास्ट. अब राइटिंग के बाद इनका लेसन था हिस्ट्री में, फिर बच्चों ने अपने बा बेबी बू चैंट किए. नीचे रूम में ओल्ड हॉजर, मतलब पीछे ओल्ड हॉजर जो हैं उन्होंने अपने चश्मे लगाए और अपने प्राइमर को दोनों हाथ में पकड़कर स्पेल द लेटर्स विद देम, मतलब वो लेटर्स बोल रहे थे, हम वो लेटर्स उनके साथ साथ स्पेल कर रहे थे. यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग. हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन एंड इट वाज ऑल सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई. आह, हाउ वेल आई रिमेम्बर इट, दैट लास्ट लेसन. मतलब ओल्ड हॉजर जो है वो भी रो रहे थे और उनकी वॉइस जो है इमोशन के कारण लड़खड़ा रही थी, ट्रेम्बल कर रही थी.
ये सब कुछ इतना फनी लग रहा था उन्हें सुनना, मतलब हम लोग रोना और हंसना दोनों चाह रहे थे। हो, कितने कितने अच्छे से मैं वो लास्ट लेसन याद है ना मुझे। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। अब जो चर्च की क्लॉक है वो 12 बज गए हैं उसमें। देन द एंजलस, एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस। एंजलस क्या होता है? प्रेयर सॉन्ग होता है, एग्जैक्ट 12 बजे बजता है। तो सेम मोमेंट पे ट्रम्पेट्स की आवाज आनी शुरू हो गई प्रशियंस की। वो ड्रिल से वापस आ रहे थे और अब एम हैमिल खड़े होते हैं, वेरी पेल इन हिज चेयर, मतलब बहुत पेल है वो, अपनी चेयर से खड़े होते हैं। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मतलब मुझे आज तक वो इतने ऊंचे कभी नहीं लगे। माई फ्रेंड्स, said he, I, but something choked him. He could not go on. उन्होंने बोलना चाहा, my friends, but इसके बाद उनकी आवाज नहीं निकल पाई, वो चोक कर गए। He couldn't go on. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could. अब वो क्या करते हैं, बोल नहीं पाए, वो चोक हो गया उनका गला। ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न किए, चौक लिया और अपनी मतलब जितनी जान लगाकर लिख सकते थे उन्होंने बोर्ड पर जितना बड़ा बड़ा लिख सकते थे उन्होंने लिखा, वीवा ले फ्रांस, मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस। ये फ्रेज इंपॉर्टेंट है, जितना बड़ा बड़ा लिख सकते थे उन्होंने लिखा। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. बिना कुछ बोले उन्होंने वाइव ले फ्रांस लिखा। अब वो रुक गए, अपना सिर दीवार के साथ लगाकर खड़े हो गए, एंड बिना किसी वर्ड के गला उनका चोक हो चुका था। उन्होंने एक जेस्चर किया अपने हैंड से कि स्कूल डिसमिस हो गया, अब आप जा सकते हैं, स्कूल ख़त्म हो गया, अब आप जा सकते हैं। सो दिस इज़ द सैड एंडिंग ऑफ द स्टोरी गाइज। थोड़ा ब्रीफ अप करते हैं इसको। फ्रांस जो है लेट हो रहा था, ठीक है, फ्रांस लेट हो रहा था, उसने स्कूल ना जाने की सोची, फिर बुलेटिन बोर्ड वाला सीन हुआ, फिर वो क्लास में पहुंचा, स्कूल में मतलब क्या डिफरेंसेस थे, फिर उसके बाद पूरा क्लास का सीन हुआ। एम हैमिल ने ब्लेम अपने आप को और पेरेंट्स को किया और अपना लास्ट लेसन दिया, वो कॉपीज एंड ऑल। उसके बाद लास्ट में उन्होंने बीच में उन्होंने फ्रेंच को मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज भी बोला, एंड में उन्होंने विव ले फ्रांस लिखकर जेस्चर किया हैंड से और चैप्टर ख़त्म। अब आप देखो यहाँ पर फ्रांस जो है कहीं ना कहीं वो गिल्ट में था कि क्यों मैंने ऐसा क्यों किया, अब तो मैं फ्रेंच बिल्कुल पढ़ ही नहीं पाऊंगा। एम हैमिल जिन्होंने 40 साल स्कूल को सर्व किया, उन्हें ऐसे जाना पड़ रहा था। तो यू नेवर नो कि क्या होने वाला है फ्यूचर में, आपको कभी भी नहीं पता होता कि अभी आप क्या कर रहे हो, नेक्स्ट टाइम आपके साथ क्या हो रहा है, राइट? Maybe you call me negative here, but still, it's the reality. ऐसा ही है, आपको नहीं पता कि अभी क्या है और नेक्स्ट पल, अगले ही पल क्या होने वाला है, नहीं पता किसी को भी। फ्रांस को पता था क्या कि एल्सेस हार जाएगा और अब वो जर्मन कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे, मतलब अब उनको जर्मन ही पढ़नी पड़ेगी, अब वो फ्रेंच कभी नहीं पढ़ पाएंगे, उनकी मदरलैंड, उनकी मदर टंग फ्रेंच, अब वो कभी बोल ही नहीं पाएंगे, कभी पढ़ ही नहीं पाएंगे। क्या फ्रांस को पता था? नहीं पता था ना। इट ऑल हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन। तो आपको नहीं पता होता है कि क्या होने वाला है, तो आप प्रोक्रेस्टिनेट करना छोड़ो। अभी से आप जितना बेटर कर सकते हो अपनी लाइफ को उतना बेटर करने में ट्राई करो। एटलीस्ट ट्राई फोकसिंग ऑन प्रोग्रेस रादर देन परफेक्शन, क्योंकि नो वन इज परफेक्ट यार, सबका अलग अलग स्पेक्ट्रम होता है और आपके स्पेक्ट्रम में आप शायद परफेक्ट हो, किसी और के स्पेक्ट्रम में आप परफेक्ट नहीं होगे। तो rather than perfection, chase progress. Progress करोगे तो at the end of the day you will start becoming perfect.
प्रोक्रास्टिनेशन छोड़ो, लाइक इट इज़ अ वेरी सैड स्टोरी और बहुत डीप मीनिंग है इस स्टोरी का। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, इसको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है और इसको अच्छे से एक बार आप पढ़ लेना। एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर। इसके PYQs वगैरह जो थे मैंने आपको बीच बीच में बता दिए, इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस भी बता दिए। साइड के जो बॉक्सेस हैं ये थिंक एज यू रीड वगैरह, आप सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। सो थैंक यू एंड बाय बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।